इन आप सभी का हार्दिक स्वागत है टोटल फिलॉसफी चैनल में। और आज एक ऐसा प्रश्न जो सदियों से सत्ता के गलियारों में गूंजता रहा है, अगर शब्दों में तलवार से ज्यादा शक्ति हो तो क्या सत्ता शब्दों से डरती है? और अगर हां, तो उस मनुष्य का क्या होता है जो केवल शब्दों के सहारे पूरे साम्राज्य को आईना दिखा दे? रोम की धरती पर सुबह का धुंधलका है, पत्थरों से बनी सड़कें अभी नींद में है, लेकिन हवा में बेचैनी है। यह वही रोम है जो बाहर से अजय दिखता है, पर भीतर से धीरे धीरे टूट रहा है। गणराज्य अब नाम भर का है, सत्ता कुछ हाथों में सिमटने लगी है और नैतिकता एक असुविधा बन चुकी है। इसी रोम में कोई राजा नहीं, कोई सेनापति नहीं, बल्कि एक साधारण परिवार में जन्म लेता है एक बालक, मार्कस टुलियस सिसेरो। उसका जन्म किसी शाही महल में नहीं हुआ। न उसके पास विरासत में तलवार थी, न सेना। उसके पास था केवल एक औजार, उसकी बुद्धि। बच्चे की तरह समझे, जब खेल में सबके पास डंडे हों और एक बच्चे के पास सिर्फ आवाज हो, तो वह या तो चुप रहेगा या पूरी ताकत से बोलेगा। सिसेरो ने बोलना चुना। बचपन से ही वह सवाल पूछता था, क्यों सही और गलत का फर्क बदल जाता है? क्यों शक्तिशाली की गलती भी नियम बन जाती है? क्यों न्याय अक्सर कमजोर के लिए ही बोझ बनता है? रोम में शिक्षा केवल ज्ञान के लिए नहीं थी, वह सत्ता तक पहुंचने का रास्ता थी। लेकिन सिसेरो ने शिक्षा को सीढ़ी नहीं, दिशा बनाया। वह यूनानी दर्शन की ओर खिंचा, प्लेटो, अरस्तु, स्टोइक विचार, संशयवादी दृष्टि। लेकिन उसने किसी एक विचारधारा को आंख बंद करके नहीं अपनाया। जैसे कोई बच्चा हर खिलौने को तोड़कर देखता है कि अंदर क्या है, वैसे ही सिसेरो हर दर्शन को खोलकर देखता था। वह पूछता था, क्या यह मनुष्य को बेहतर बनाता है? अगर नहीं, तो यह अधूरा है। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी, एक ऐसा वक्ता जिसकी भाषा में आग नहीं थी, स्पष्टता थी। चिल्लाता नहीं था, वह तर्क करता था। और सत्ता को यही सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है, क्योंकि भीड़ को शोर चाहिए, लेकिन सच को केवल शांत आवाज। रोमन राजनीति उस समय एक नाटक बन चुकी थी। मंच पर देशभक्ति के संवाद थे, पर पर्दे के पीछे सत्ता की सौदेबाजी। सिसेरो ने यह नाटक देखने से इंकार कर दिया। उसने मंच पर खड़े होकर दर्शकों को सच दिखाना शुरू कर दिया। उसने कहा, राज्य कोई व्यक्ति नहीं होता, राज्य एक नैतिक समझौता होता है। और जब नैतिकता टूटती है तो राज्य केवल एक संगठित हिंसा रह जाता है। उसका राजनीति में प्रवेश कोई महत्वाकांक्षा नहीं था, वह मजबूरी थी। उसे लगा, अगर ऐसे समय में भी बुद्धि चुप रहे तो फिर उसका होना व्यर्थ है। उसने देखा कि कैसे कानून को शब्दों से मोड़ा जा रहा है, कैसे न्याय को सुविधा के अनुसार परोसा जा रहा है। और उसने तय किया कि वह शब्दों को वापस उनकी आत्मा देगा। बच्चे की भाषा में समझें, अगर नियम खेल को मजेदार बनाने के लिए हो और कोई बच्चा उन्हें केवल जीतने के लिए तोड़ दे तो खेल मर जाता है। सिसेरो के लिए रोम एक खेल नहीं था, वह साझा जीवन था। और साझा जीवन बिना कर्तव्य के नहीं चल सकता। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है, वक्तृत्व और दर्शन का मिलन। उसके लिए बोलना केवल कला नहीं थी, वह नैतिक जिम्मेदारी थी। वह मानता था कि शब्दों के जरिए मनुष्य को बेहतर बनाया जा सकता है और शब्दों के जरिए ही उसे भटकाया भी जा सकता है। इसलिए वक्ता का कर्तव्य सैनिक से कम नहीं होता। उसने कर्तव्य की बात की, लेकिन अंधी आज्ञा के कर्तव्य की नहीं। उसने कहा, सच्चा कर्तव्य वही है जो विवेक से निकले। अगर राज्य कुछ गलत करने को कहे तो नागरिक का पहला कर्तव्य राज्य नहीं, सत्य होता है। ये बात सुनने में सरल है, लेकिन इसके परिणाम बहुत भारी होते हैं। धीरे धीरे वह सत्ता के केंद्र के बहुत पास आ गया, और जितना पास गया उतना ही अकेला होता गया, क्योंकि सत्ता मित्र नहीं चाहती, वह सहमति चाहती है। सिसेरो सहमत नहीं होता था, वह सवाल करता था, और सवाल सत्ता को नंगा कर देते हैं। अब रोम दो हिस्सों में बंटने लगा था, एक ओर गणराज्य का आदर्श, दूसरी ओर तानाशाही की लालसा। और सिसेरो ठीक बीच में खड़ा था, अकेला लेकिन सीधा। उसे पता था कि यह रास्ता सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसने कभी सुरक्षा को अपने दर्शन का केंद्र नहीं बनाया। यही इस पहले हिस्से का अंत नहीं,
बल्कि एक गहरी सांस है, क्योंकि आगे सत्ता और भी निर्दयी होने वाली है और सिसेरो के शब्द और भी तेज। आगे हम देखेंगे कि कैसे उसका दर्शन कानून, न्याय और प्राकृतिक विधि का रूप लेता है और कैसे एक मनुष्य केवल शब्दों के सहारे इतिहास से टकरा जाता है। यह केवल सिसेरो की कहानी नहीं है, यह उस हर व्यक्ति की कहानी है जो सही और सुरक्षित के बीच सही को चुनता है। अब रोम की हवा और भारी हो जाती है, जैसे शहर स्वयं जानता हो कि आने वाले दिन शांति के नहीं है। गणराज्य का ढांचा अब भी खड़ा है, लेकिन उसकी आत्मा डगमगाने लगी है। और ऐसे समय में सिसेरो की आवाज पहले से अधिक स्पष्ट, पहले से अधिक जरूरी हो जाती है। वह अब केवल एक पढ़ा लिखा वक्ता नहीं रहा, वह धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल रहा था जो सत्ता को उसकी नैतिक सीमाएं याद दिलाता है। रोमन राजनीति में यह सबसे खतरनाक भूमिका होती है, क्योंकि सत्ता विरोधियों से नहीं डरती, वह आईने से डरती है। और सिसेरो आईना बन चुका था। उसने देखा कि कैसे नेता जनता की भावनाओं से खेलते हैं, कैसे डर को हथियार बनाया जाता है, कैसे लोग सच नहीं वह सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। सिसेरो ने यहां एक बहुत गहरी बात समझी। लोकतंत्र भी तब मरने लगता है जब नागरिक सोचने की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। बच्चे की तरह समझे। अगर कक्षा में सभी बच्चे बिना सोचे शिक्षक की हर बात मान ले तो शिक्षा रुक जाती है, वह केवल रटने का अभ्यास बन जाती है। यहीं से सिसेरो का वक्तृत्व केवल कला नहीं, नैतिक युद्ध बन जाता है। उसके भाषणों में नारे नहीं थे, प्रश्न थे। वह लोगों को भड़काता नहीं था, वह उन्हें असहज करता था। और असहजता बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। उसका मानना था कि राज्य का आधार शक्ति नहीं, न्याय होता है। अगर न्याय हट जाए तो राज्य डाकुओं का संगठित गिरोह बन जाता है। यह बात उसने यूं ही नहीं कही, उसने अपने चारों ओर देखा। कानून ताकतवर के लिए ढाल बन चुका था और कमजोर के लिए बोझ। सिसेरो ने यही प्राकृतिक विधि की बात की। प्राकृतिक विधि का अर्थ वह किसी धार्मिक आदेश से नहीं लेता था। उसके लिए प्राकृतिक विधि वह नैतिक समझ थी जो हर मनुष्य के भीतर जन्म से मौजूद होती है। बच्चे को अगर चोट लगे तो वह बिना कानून पढ़ के जान जाता है कि यह गलत है। सिसेरो कहता है यही प्राकृतिक विधि है। कानून तभी सही है जब वह इस अंदरूनी नैतिकता से मेल खाए। यह विचार सत्ता के लिए बहुत असुविधाजनक था, क्योंकि अगर कोई नागरिक कह सके कि यह कानून गलत है तो सत्ता की अंतिम मोहर टूट जाती है। लेकिन सिसेरो पीछे नहीं हटा। उसने कहा अन्यायपूर्ण कानून कानून नहीं होता, उसे मानना नैतिक कर्तव्य नहीं, नैतिक पतन है। यहां उसका दर्शन स्टोइक और संशयवादी विचारों से एक अनोखा संतुलन बनाता है। वह स्टोइकों की तरह कर्तव्य और आत्मसंयम में विश्वास करता था, लेकिन वह अंधे कठोरपन को स्वीकार नहीं करता था। वह संशयवादियों की तरह प्रश्न करता था, लेकिन वह नैतिक सापेक्षता में नहीं गिरता था। जैसे कोई बच्चा पूछे क्यों, लेकिन फिर भी जानता हो कि मारना गलत है। सिसेरो उसी संतुलन में खड़ा था। राजनीति में उसका कद बढ़ता गया, लेकिन उसके साथ खतरे भी बढ़ते गए। उसने सत्ता के उन चेहरों को चुनौती दी जिनके पास सेना थी, धन था, भीड़ थी। उसके पास केवल शब्द थे, लेकिन शब्द तब सबसे ताकतवर होते हैं जब वे सच से जन्म लेते हैं। उसने नागरिक कर्तव्य की बात की। उसने कहा नागरिक होना केवल अधिकार लेना नहीं, जिम्मेदारी उठाना है। अगर राज्य गलत दिशा में जा रहा हो और तुम चुप हो तो तुम भी उस गलत दिशा का हिस्सा हो। बच्चे की तरह समझे, अगर खेल में कोई धोखा कर रहा हो और तुम जानते हुए भी चुप रहो तो तुम भी धोखेबाज हो जाते हो। यह बात लोगों को चुभने लगी, क्योंकि यह आरोप किसी एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे समाज पर था। और समाज को आईना दिखाने वाले लोग अक्सर अकेले कर दिए जाते हैं। सिसेरो भी धीरे धीरे अकेला होता गया। मित्र कम होने लगे, सलाहें बदलने लगी। थोड़ा नरम बोलो, समझौता कर लो, यथार्थवादी बनो। लेकिन सिसेरो ने यथार्थवाद की एक अलग परिभाषा चुनी। उसके लिए यथार्थ वही था जो नैतिक हो। अगर नैतिकता असंभव लगे तो समस्या नैतिकता में नहीं, समय में होती है। और समय को बदलने के लिए किसी को तो खड़ा होना ही पड़ता है। अब रोम एक चौराहे पर खड़ा था। एक रास्ता सुविधा का था, शांति के बदले स्वतंत्रता छोड़ देना। दूसरा रास्ता कठिन था, संघर्ष के साथ विवेक को बचाए रखना। और सिसेरो
इस दूसरे रास्ते का नाम बनता जा रहा था। यही यह हिस्सा थमता है। आगे वह दौर आने वाला है जहां सत्ता खुलकर हिंसक होगी, तानाशाही अपना असली चेहरा दिखाएगी और सिसेरो को अपने शब्दों की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब अंधेरा केवल आने की चेतावनी नहीं देता, वह उतर चुका है। रोम की गलियों में फुसफुसाहटें हैं, खुले संवाद नहीं। गणराज्य अब स्मृति बनने लगा है और तानाशाही एक संभावना नहीं बल्कि महत्वाकांक्षा बन चुकी है। और ऐसे समय में सिसेरो की स्थिति सबसे कठिन हो जाती है, क्योंकि जब सत्ता नंगी हो जाती है तब वह सबसे पहले शब्दों पर वार करती है। अब राजनीति विचारों की लड़ाई नहीं रही, वह अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। सेनाएं तैयार थीं, गठबंधन बन और टूट रहे थे और कानून धीरे धीरे ताकत के पीछे चलने लगा था। सिसेरो यह सब देख रहा था। वह जानता था कि यह वह क्षण है जहां दर्शन को या तो पीछे हटना होता है या अपना सबसे साहसी रूप लेना होता है। उसने सत्ता और तानाशाही के बीच का अंतर बहुत सरल शब्दों में समझाया। उसने कहा, जब शासन लोगों की सहमति से चलता रहे तो वह राज्य होता है, जब वह डर से चलता रहे तो वह जेल बन जाता है। बच्चे की तरह समझें, अगर घर में माता पिता प्यार से समझाएं तो वह घर है, अगर हर बात पर डराया जाए तो वही घर कैद बन जाता है। अब उसके सामने ऐसे लोग थे जो स्वयं को राष्ट्र से बड़ा मानने लगे थे। उनके लिए गणराज्य केवल एक सीढ़ी था जिसे चढ़कर वे सर्वोच्च बन सके। सिसेरो ने खुलकर कहा, कोई भी व्यक्ति राज्य से बड़ा नहीं हो सकता। जिस दिन हम यह मान लेते हैं उसी दिन स्वतंत्रता मर जाती है। उसके भाषण अब केवल विचार नहीं रहे, वे चेतावनी बन गए। उसने बताया कि तानाशाही हमेशा व्यवस्था का वादा करती है लेकिन अंत में केवल खामोशी देती है। लोग पहले बोलना छोड़ते हैं, फिर सोचना और अंत में महसूस करना भी। सिसेरो के लिए यह सबसे बड़ा पतन था, एक ऐसा समाज जो जीवित होते हुए भी भीतर से मृत हो जाए। इसी दौर में उसका दर्शन और भी गहरा हो जाता है। वह कहता है, सच्ची स्वतंत्रता मनमानी नहीं है बल्कि विवेक के अनुसार जीने की क्षमता है। अगर तुम्हें गलत करने की आजादी है लेकिन सही बोलने की नहीं, तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। यह विचार आज भी उतना ही तीखा है जितना उस समय था। उसने स्केप्टिसिज्म और स्टोइसिज्म को यहां एक नए स्तर पर जोड़ा। वह कहता है, हर बात पर संदेह करो लेकिन नैतिकता पर नहीं। परिस्थितियों को स्वीकार करो लेकिन अन्याय को नहीं। स्टोइक शांत रहता है लेकिन पत्थर नहीं बनता। संशयवादी प्रश्न करता है लेकिन जिम्मेदारी से भागता नहीं। सिसेरो इसी संतुलन का नाम था, लेकिन अब शब्दों की कीमत बढ़ चुकी थी। सत्ता ने तय कर लिया था कि सिसेरो जैसे लोग खतरनाक हैं, क्योंकि वे भीड़ को नहीं चेतना को जगाते हैं, और चेतना जाग जाए तो तानाशाही टिक नहीं पाती। भी अब उसे सलाह दी जाने लगी, देश छोड़ दो, चुप हो जाओ, समय के साथ समझौता कर लो। यह वही क्षण होता है जहां दर्शन किताबों से निकलकर जीवन का निर्णय बनता है। सिसेरो ने स्वयं से पूछा, अगर मैं चुप रह गया तो मेरे शब्दों का क्या अर्थ था? अगर मैं डर गया तो मेरे सिद्धांतों का क्या मूल्य? उसने तय किया कि वह अपने विचारों से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसके लिए जीवन की लंबाई से ज्यादा जरूरी उसकी सच्चाई थी। बच्चे की भाषा में, अगर तुम खेल जीत जाओ लेकिन झूठ बोलकर, तो वह जीत तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। सिसेरो खोखला नहीं होना चाहता था। और पब उसका अकेलापन स्पष्ट था। सत्ता के गलियारों में वह बोझ बन चुका था, लेकिन उसी अकेलेपन में उसकी आवाज सबसे शुद्ध थी। उसने कहा, अगर स्वतंत्रता केवल तब तक है जब तक वह सुरक्षित है, तो वह स्वतंत्रता नहीं, सुविधा है। यहीं से उसकी कहानी त्रासदी की ओर नहीं बल्कि अर्थ की ओर बढ़ती है, क्योंकि हर महान विचारक की परीक्षा अंत में इसी प्रश्न पर होती है, क्या तुम वही करोगे जो तुमने दूसरों को सिखाया है? और आगे वह क्षण आने वाला है जहां सिसेरो का जीवन और उसका दर्शन एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे, जहां शब्द और बलिदान अलग अलग नहीं रहेंगे। अब वह क्षण आ जाता है जहां कहानी किसी बाहरी घटना से नहीं, भीतर के निर्णय से आगे बढ़ती है। रोम अब स्पष्ट रूप से दो हिस्सों में बन चुका है। एक तरफ वे लोग हैं जो शांति के नाम पर स्वतंत्रता छोड़ देने को तैयार है, और दूसरी तरफ वे
जिनके लिए स्वतंत्रता बिना संघर्ष के संभव ही नहीं। सिसेरो इस दूसरे हिस्से में खड़ा है, लेकिन वह किसी झंडे के नीचे नहीं, अपने विवेक के नीचे खड़ा है। उसे अब साफ दिखने लगता है कि तानाशाही केवल सत्ता का रूप नहीं बदलती, वह भाषा बदलती है, रिश्ते बदलती है और धीरे धीरे सच का अर्थ भी बदल देती है। जहां पहले सहमति एक नैतिक शब्द था, अब वह डर का पर्याय बन चुका है। लोग वही कहते हैं जो सुरक्षित है, वही सोचते हैं जो स्वीकार्य है, और इसी चुप्पी में तानाशाही सबसे ज्यादा मजबूत होती है। सिसेरो यहां एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात कहता है, अगर नागरिक अपने मन की आवाज को ही दबा दें तो किसी बाहरी तानाशाही की जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चे की तरह समझें, अगर बच्चा डर के कारण सवाल पूछना ही छोड़ दे तो शिक्षक चाहे कितना भी अच्छा हो, शिक्षा मर जाती है। सिसेरो के लिए लोकतंत्र भी शिक्षा की तरह था, सवालों से जीवित, चुप्पी से मृत। उसका दर्शन अब किसी आदर्श दुनिया की बात नहीं करता। वह जानता है कि मनुष्य कमजोर है, स्वार्थी है, डरपोक है। इसलिए वह यह नहीं कहता कि मनुष्य देवता बन जाए, वह केवल इतना कहता है, मनुष्य मनुष्य बना रहे। सत्ता जब यह मांगने लगे कि तुम अपनी अंतरात्मा गिरवी रख दो, वहीं से पतन शुरू होता है। इसी बिंदु पर उसका प्राकृतिक विधि का विचार और भी स्पष्ट होता है। वह कहता है, जो न्याय समय, स्थान और सत्ता के साथ बदल जाए वह न्याय नहीं है। सच्चा न्याय वह है जो हर परिस्थिति में भीतर से सही लगे। जैसे बच्चा जानता है कि झूठ बोलना गलत है, भले ही उससे सजा से बचा जा सके। यही प्राकृतिक नैतिकता है। कानून अगर इससे टकराए तो कानून को बदला जाना चाहिए, मनुष्य को नहीं। यह विचार सत्ता के लिए असहनीय था, क्योंकि अब विरोध केवल राजनीतिक नहीं रहा, वह नैतिक हो गया था। और नैतिक विरोध को कुचलना सबसे कठिन होता है। तलवार शरीर को काटती है, लेकिन नैतिकता पीढ़ियों तक सवाल बनकर लौटती है। सिसेरो के आसपास का घेरा अब कसने लगता है। जिन लोगों को वह मित्र समझता था, वे दूरी बनाने लगते हैं, कुछ डर से, कुछ सुविधा से। लेकिन सिसेरो इस अकेलेपन को स्वीकार करता है। वह कहता है, भीड़ के साथ खड़ा होना आसान है, लेकिन सच के साथ खड़ा होना अक्सर अकेला कर देता है। और अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वही स्पष्टता देता है। उसका स्टोइक पक्ष यहां उभरता रहे। वह जानता है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, सत्ता का निर्णय, भीड़ की दिशा, समय की क्रूरता। लेकिन वह एक चीज नियंत्रित कर सकता है, अपना आचरण। और यही स्टोइसिज्म की आत्मा है। परिस्थिति कैसी भी हो, तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे, यही तुम्हारी स्वतंत्रता है। साथ ही उसका स्केप्टिक मन उसे अंधे आदर्शवाद से बचाता है। वह यह नहीं मानता कि एक भाषण से सब बदल जाएगा। वह जानता है कि शायद कुछ भी न बदले, लेकिन वह यह भी जानता है कि अगर उसने बोला नहीं तो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए वह परिणाम की गारंटी नहीं, कर्तव्य की ईमानदारी चुनता है। अब उसके शब्द और भी शांत हो जाते हैं, लेकिन उनकी धार बढ़ जाती है। वह उत्तेजना नहीं फैलाता, वह विवेक जगाता है। और यही कारण है कि सत्ता उससे और अधिक डरने लगती है, क्योंकि उत्तेजना को कुचला जा सकता है, विवेक को नहीं। यह वह बिंदु है जहां सिसेरो किसी रोमन नेता से आगे बढ़कर एक सार्वकालिक प्रतीक बन जाता है। वह उस व्यक्ति का प्रतीक है जो जानता है कि वह हार सकता है, फिर भी सही को छोड़ता नहीं, जो यह स्वीकार करता है कि इतिहास शायद विजेताओं का होगा, लेकिन अर्थ उन लोगों का होगा जिन्होंने सही के लिए खड़ा होना चुना। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है। आगे वह क्षण आएगा जहां सिसेरो के विचार और उसका जीवन एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे, जहां शब्दों की कीमत चुकानी पड़ेगी, पूरी तरह बिना बचाव के। अब कहानी किसी आगे की घटना की प्रतीक्षा नहीं करती। अब जो होना है वह पहले ही तय हो चुका है, लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से। सिसेरो अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां मनुष्य समझ जाता है कि भागने से जीवन नहीं बचता, केवल समय बढ़ता है। और कुछ समय ऐसे होते हैं जहां जीवन से अधिक मूल्यवान उसका अर्थ होता है। रोम अब पूरी तरह बदल चुका है। जिन सड़कों पर कभी तर्क और बहस गूंजती थीं, वहां अब आदेश और भय की गूंज है। गणराज्य की भाषा समाप्त हो चुकी है और तानाशाही की भाषा शुरू हो चुकी है, एक ऐसी भाषा जिसमें प्रश्न अपराध बन जाते हैं। सिसेरो यह सब देख रहा है और शायद पहली बार वह स्वयं को भ्रम में नहीं रखता।
उसे पता है कि उसके शब्दों की कीमत चुकाने का समय आ गया है। यहां उसकी महानता इसी वीर मुद्रा में नहीं दिखाई देती। वह न तो नारा लगाता है, न ही स्वयं को शहीद घोषित करता है। वह बस वही रहता है जो वह हमेशा से था, एक ऐसा मनुष्य जिसने सत्य को सुविधा से ऊपर रखा। बच्चे की तरह समझें, अगर कोई बच्चा जानता हो कि सच बोलने पर सजा मिलेगी, फिर भी वह सच बोले तो वह बहादुर नहीं, ईमानदार होता है। सिसेरो भी वही ईमानदारी चुनता है। उसकी मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी, वह एक निर्णय का परिणाम थी, उस निर्णय का कि वह चुप नहीं रहेगा। सत्ता जानती थी कि अगर सिसेरो जीवित रहा तो शब्द जीवित रहेंगे, और शब्द तानाशाही के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। शरीर को मारा जा सकता है, विचारों को नहीं। उसका अंत गणराज्य को बचा नहीं सका, लेकिन उसने यह सुनिश्चित कर दिया कि गणराज्य बिना विरोध के न मरे। और इतिहास में कभी कभी यही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जब कोई खड़ा होता है तो वह आने वालों के लिए खड़े होने की संभावना छोड़ जाता है। अब समय आगे बढ़ता है, साम्राज्य आते हैं जाते हैं, लेकिन सिसेरो के शब्द बचे रहते हैं। उसके विचार कानून की भाषा बनते हैं, न्याय की रीढ़ बनते हैं, और नागरिक जिम्मेदारी की आत्मा बनते हैं। आधुनिक लोकतंत्र जब कानून के शासन की बात करता है तो उसके पीछे सिसेरो की प्राकृतिक विधि की गूंज होती है। जब हम कहते हैं कि कोई कानून अन्यायपूर्ण हो सकता है, तो हम अनजाने में उसी रोमन वक्ता की आवाज दोहरा रहे होते हैं। उसने हमें यह सिखाया कि नागरिक होना केवल अधिकारों का उपभोग नहीं, बल्कि विवेक की रक्षा है। उसने यह सिखाया कि सत्ता का सम्मान तभी तक है जब तक वह न्याय का सम्मान करे, और उसने यह भी सिखाया कि संशय करना नकारात्मक नहीं, बल्कि जिम्मेदार होना है, जब तक वह नैतिकता की जमीन पर खड़ा हो। स्टोइसिज्म से उसने आत्मसंयम लिया, स्केप्टिसिज्म से उसने प्रश्न करने की आदत ली, और दोनों के बीच उसने मनुष्य को रखा, कमजोर, डरने वाला, लेकिन फिर भी सही चुनने में सक्षम। यही उसका सबसे बड़ा योगदान है। उसने दर्शन को आसमान से उतारकर नागरिक जीवन की जमीन पर रख दिया। अब यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि सिसेरो कोई मूर्ति नहीं है जिसे देखकर प्रणाम कर लिया जाए। वह एक सवाल है जो हर युग से पूछा जाता है। जब सत्ता असुविधाजनक सच से डरने लगे, तब तुम क्या करोगे? जब कानून और न्याय अलग अलग रास्तों पर चलने लगे, तब तुम किसके साथ खड़े रहोगे? जब चुप रहना सुरक्षित हो और बोलना खतरनाक, तब तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? यही वह दिमाग हिला देने वाला प्रश्न है जो सिसेरो हमें सौंप कर गया, क्योंकि उसने हमें यह सुविधा नहीं दी कि हम तटस्थ रह सकें। या तो तुम सही के साथ हो, या तो तुम चुप्पी के साथ हो, और चुप्पी हमेशा किसी न किसी का साथ देती है। अब यह यात्रा आपके हाथ में है। यह केवल एक दार्शनिक की ऑडियो बुक नहीं थी, यह एक नागरिक होने की परीक्षा थी, धीरे से, बिना शोर के। अगर यह कहानी, यह संघर्ष, यह नैतिक आग आपको भीतर से कहीं छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज शब्दों से ज्यादा विवेक की जरूरत है, और टोटल फिलॉसफी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही दर्शन, ऐसी ही कहानियां लगातार आपके जीवन का हिस्सा बनती रहे। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक चैनल के बायो में दी गई है, ताकि यह यात्रा यहीं समाप्त न हो, बल्कि सोच बनकर आगे बढ़ती रहे। क्योंकि इतिहास वही याद रखता है जो जीतता है, लेकिन सभ्यता वही बचाती है जो सही के लिए बोलने का साहस करती है।